महिलाओं और सज्जनों और एलेक्स से माफी चाहता हूं, जिन्होंने अभी अभी बहुत अच्छा परिचय दिया था। मैंने आज शाम के लिए एक अलग भाषण तैयार किया था। कार्यक्रम में मेरा विषय है इज़राइल की विश्व मंच पर स्थिति। मैं आपसे हमारे 8वें युद्ध क्षेत्र के दुश्मन पर बात करना चाहता था, जो 7 शारीरिक युद्धों से अलग है और जिसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पिछले साल अपने भाषणों में बताया था। दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना की पूर्व नियोजित विपत्ति, जिसे हमारी पश्चिमी सभ्यता के चालाक, दुष्ट और दृढ़ संकल्पित दुश्मनों द्वारा योजनाबद्ध, संगठित और वित्त पोषित किया गया है। मैं मुस्लिम ब्रदरहुड और इसके वित्तीय समर्थक, असीमित संसाधनों वाले देश कतर और उसके तेल संपन्न अमीर शेख कामिम बिन हमद अल खानी की बात कर रहा हूं। अमीर के राजनीतिक सहयोगियों, तुर्की के एर्दोगन और एक अलग तरीके से चीन, जो इन षड्यंत्रकारी घृणा फैलाने वालों को राजनयिक संरक्षण देता है, द्वारा सहायता और समर्थन प्राप्त है। इसके बजाय मैंने अपना विषय बदलने का फैसला किया है उस मुद्दे पर जो इस समय इजरायलियों को व्यस्त किए हुए है और जो दुनिया भर के लाखों लोगों के दिमाग में है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ एमओयू। कागज पर इससे बुरा समझौता कल्पना करना भी मुश्किल है, जो शायद बराक ओबामा के भयानक रूप से दोषपूर्ण जेसीपीओए से भी बुरा है। असल में कुछ विश्लेषकों ने ट्रंप के समझौते को JCPOA 2.0 कहा है, एक ऐसा समझौता जो लगभग हर एक अमेरिकी राष्ट्रपति की मांग पर झुक गया है, जो इजराइल को धोखा देता है, ईरान को अपने मिसाइल भंडार को फिर से खड़ा करने और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को दोबारा हथियारबंद करने देता है, और जो लेबनान में भी हमारे हाथ बांध देता है, जहां हमारे लगभग 10 लाख नागरिकों को देश के उत्तर में अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया है। ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री पर चिल्लाते हैं, लेकिन समझदार ईरानी सैन्य तानाशाहों की तारीफ करते हैं। ट्रंप ने हाल ही में पत्रकारों के सामने इजराइल पर तीखी टिप्पणियां की और मजाक में कहा कि इजराइल की जगह लेबनान में कमजोर सीरियाई लोगों को हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने दे। लेबनान में सीरिया हमारे दूसरे दुश्मन एर्दोगान के लिए हमारी सीमा पर आकर बैठने का रास्ता खोल देगा। एमओयू में ट्रंप ने अमेरिका की ओर से वादा किया कि अमेरिका ईरान पर फिर कभी हमला नहीं करेगा या शासन परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देगा। ये कमजोर ईरानी शासन को उनकी 50 से 100 अरब डॉलर की जमीन या प्रतिबंधित विदेशी संपत्तियों को छोड़ने की अनुमति देता है। साथ ही ईरान में 300 अरब डॉलर के नए निवेश का वचन भी देता है। इन सब का नतीजा ये होता है कि IRGC के तानाशाहों को बेहद जरूरी आर्थिक जीवन रेखा मिल जाती है। एमओयू ऐसा लगता है कि परमाणु मुद्दे पर भी समझौता करता है, जिसमें ईरान को कम स्तर तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दी जा सकती है, जबकि उसके अत्यधिक संवर्धित परमाणु भंडार को कम संवर्धित किया जा सकता है। शायद इससे भी बुरा, ट्रंप ने लंबे समय से पीड़ित ईरानी जनता को धोखा दिया है, जिनसे उन्होंने मार्च में कहा था कि वे इस दुष्ट शासन से अपना देश वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो फिर तथाकथित सौदे के उस्ताद ने इतना खराब सौदा कैसे कर लिया? मुझे एक विपरीत दृष्टिकोण पेश करने की अनुमति दे, और मैं इस बारे में कुछ आशावादी अटकलें लगाना चाहता हूं कि मुझे लगता है ट्रंप क्या कर रहे हैं। रिकॉर्ड के लिए मैं कोई राज नहीं बता रहा हूं। ये थीसिस मेरी तार्किक समझ है, जो मैंने अच्छी जगहों पर मौजूद स्रोतों से हुई बातचीत और अमेरिकी राष्ट्रपति के मेरे व्यक्तिगत अवलोकन के आधार पर बनाई है। फरवरी में ईरान के साथ बातचीत में गतिरोध आने के बाद ट्रंप ने अपने निजी दूत जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को वापस बुला लिया। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया, जो अमेरिका का सबसे सक्षम और शायद एकमात्र सच्चा सहयोगी है। तो वही वार्ताकार और साथ में मिलनसार उपराष्ट्रपति JD वॉन्स अब ऐसी डील कैसे लेकर लौट सकते हैं जिसमें ईरान की पहले अस्वीकार की गई सभी शर्तें मान ली गई हैं? मेरे लिए तो यह साफ था कि इस बार ट्रंप ने अपनी टीम को सख्त निर्देश दिए थे, जिनका सार था, मुझे ऐसी डील चाहिए जिससे होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाए, और जब तक ये हो न जाए तब तक हार मत मानना। बिल्कुल,
ईरानियों ने जब अपने वार्ताकारों की कमजोरी भांप ली, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जैसे जेसीपीओए वार्ताओं के दौरान जॉन कैरी के साथ किया था, वैसे ही सारी शर्तें पूरी तरह उनके पक्ष में हों। क्या ये वाकई वही डोनाल्ड ट्रंप हैं? उन्होंने इतनी बड़ी पलटी कैसे मार ली? चलिए, जो हुआ उसे समझते हैं। राष्ट्रपति ने गुस्से में शुरुआत की, जिससे लगा कि उन्हें लगता है कि इसमें 60 से 90 दिन लगेंगे, और इसका अंततः ईरान में सत्ता परिवर्तन के रूप में परिणाम निकलता, खासकर जब ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को पहले बमबारी के शुरुआती मिनटों में ही खत्म कर दिया जाता। लेकिन ईरानियों ने खुद को ट्रंप और शायद बीबी की अपेक्षा से ज्यादा मजबूत और कठिन साबित किया। इसके अलावा ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन में बाधा डालकर राष्ट्रपति पर आर्थिक दबाव भी बना लिया। ईरान को आर्थिक लाभ मिला। ट्रंप की प्रतिक्रिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी शुरू करना अच्छा सामरिक जवाब लगा, और ट्रंप ने शुरू में बाहर से धैर्य दिखाया, मीडिया से कहा कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने लगातार कम समर्थन कर रही अमेरिकी जनता से भी कहा कि अस्थायी रूप से पेट्रोल के दाम बढ़ना ईरानी परमाणु खतरे से मुक्त होने के लिए एक छोटी सी कीमत है। ट्रंप के पास अगले 4 महीने का बड़ा एजेंडा है। हाल ही में वो युद्ध के लक्ष्यों को बल या आर्थिक दबाव की बजाय बातचीत के जरिए हल करने के लिए पहले से ज्यादा बेताब नजर आने लगे हैं, जिसका नतीजा दोनों विरोधी पक्षों के बीच साइन हुआ एमओयू है। मुख्य बात यह है कि ट्रंप के सामने नवंबर में अमेरिका के मिड टर्म चुनाव हैं। ये युद्ध अमेरिकी जनता में अलोकप्रिय है, इसलिए ट्रंप को डर है कि वो कांग्रेस के दोनों सदन खो सकते हैं, जिससे उनके राष्ट्रपति पद पर असर पड़ेगा। ट्रंप के सामने अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ का जश्न है, जो 4 जुलाई को है। ये उनके 80वें जन्मदिन के जश्न के बाद आता है, जिसे उन्होंने पिछले हफ्ते घर के लॉन पर यूएफसी इवेंट के साथ मनाया था। अंत में ट्रंप का देश फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी भी कर रहा है, जिसका समापन 19 जुलाई को न्यू जर्सी में होगा। अपने चुनाव जीतने और अपनी गर्मियों की योजनाओं को शांतिपूर्वक मनाने के लिए ट्रंप को मजबूरन लगभग हर युद्ध पूर्व लक्ष्य पर समझौता करना पड़ा, ताकि वे ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए मना सकें, जिससे वे तेल की कीमतें कम कर सकें। इसलिए इस समझौते की शर्तें एक तरफा और साफ तौर पर बहुत खराब हैं। लेकिन यह समझौता चरणबद्ध है। एमओयू ट्रंप और ईरान दोनों को आर्थिक राहत देता है। व्यावसायिक जहाजों के लिए जलडमरू मध्य खोलना ट्रंप पर तत्काल दबाव हटा देता है। दोनों पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। ईरानियों ने दिखा दिया है कि तीव्र हमलों के बावजूद वे इसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अगर समझौता ज्ञापन एमओयू डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी चाल हो और बातचीत उम्मीद के मुताबिक बेकार चलती रहे, तो क्या होगा? कानूनी 60 दिनों के दौरान, फिर उसके बाद और 60 दिन, जैसा कि एमओयू में सोचा गया है, ये दोनों अवधि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के हफ्तों बाद खत्म होंगी। डोनाल्ड ट्रंप तेल कीमतों और ईरान शांति समझौते के आधार पर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। एक बोनस के रूप में बीबी पर चिल्लाना और उनका मजाक उड़ाना लगातार अलग थलग होती अमेरिका में शायद काफी लोकप्रिय होगा। यहाँ विडंबना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से समय निकालने की कोशिश की जाएगी, जबकि इससे पहले की बातचीत में यह हमेशा ईरान की रणनीति रही है। दूसरे शब्दों में, फिलहाल ये समझौता एक हॉर्मुज के बदले हॉर्मुज जैसा है, जिसमें आर्थिक और अन्य एक तरफा फायदे ईरान को तभी मिलेंगे जब बाकी कठिन मुद्दों का समाधान और सहमति हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को मध्यावधि चुनावों से पहले वो आर्थिक राहत मिल जाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है। तेल की कीमतें गिरेंगी और अमेरिका में पेट्रोल पंप पर गैसोलीन की कीमतें भी कम होंगी। अमेरिका और अन्य देश अपनी रणनीतिक तेल भंडारों को फिर से भर सकते हैं, जो 120 दिनों की बार बार शुरू और बंद होने वाली बातचीत के बाद खत्म हो गए थे। क्या किसी को शक है कि अब और अधिक आत्मविश्वासी हो चुके ईरानी आखिरकार ट्रंप के परमाणु मुद्दे पर समझौते की बुनियादी शर्तों को ठुकरा देंगे? राष्ट्रपति के पास फिर 2 चुनाव मुक्त वर्षों के दौरान इस ईरानी तानाशाही को पूरी तरह से हराने के लिए पूरी आजादी होगी। उन्हें फिर से युद्ध में जाने की भी जरूरत नहीं है।
वे बस पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी चला सकते हैं, जबकि शक्तिशाली अमेरिकी नौसेना और अन्य अमेरिकी सैन्य संसाधन वाणिज्यिक जहाज़ों को होर्मुज से सुरक्षित गुजरने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद है कि नाटो सहयोगियों की मदद से ये 4 महीने हॉर्मुज ऑपरेशनों की बेहतर योजना में मदद करेंगे, जिसमें ईरानी जहाजरानी की नाकाबंदी और वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही शामिल है। इसके अलावा कि ट्रंप ईरान के परमाणु मुद्दे पर दिए गए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि ट्रंप ईरान को हॉर्मुज को बंधक बनाने देंगे। इस ब्लैकमेलिंग का भविष्य में बार बार सहारा लिया जा सकता है। तानाशाहों को जब कुछ नापसंद होता है, ऐसा हो सकता है। इसके बजाय आर्थिक गुस्से की वापसी ईरानी तेल की आपूर्ति को रोक देगी। बंदरगाह बंद होने पर ईरानी तेल सुविधाएं पूरी क्षमता तक भर जाएंगी, जिससे उनकी जरूरत होगी। उन्हें बंद करने के लिए उत्पादन रोकना होगा, जिससे कुछ कुएं स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ट्रंप अभी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे ईरानी आपूर्ति में कमी के कारण उन महत्वपूर्ण मिड टर्म चुनावों से पहले बाजार में जबरदस्त प्रतिक्रिया का खतरा था। तो इस एमओयू के साथ वो अस्थायी रूप से अपने कदम को ब्रेक पर रख रहे हैं और अगले 4 महीनों तक न्यूट्रल में रहेंगे, जब तक कि वो अपनी आर्थिक दबावों को कम करते हैं। ईरान ने शायद $1 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान झेला है। तेल बाजार स्थिर करने के लिए ट्रंप अस्थायी रूप से प्रतिबंधित तेल पर छूट दे रहे हैं। कुछ महीने जिनमें वे हर महीने कुछ अरब डॉलर इकट्ठा कर लेंगे, टूटी हुई ईरानी अर्थव्यवस्था को असल में ठीक नहीं कर पाएंगे। न कोई खुला युद्ध, न जमीन पर सैनिकों की तैनाती। इस सब के लिए बस समय और धैर्य चाहिए। दो चीजें जो ट्रंप के पास मिड टर्म चुनावों से पहले नहीं है। ट्रंप सख्त और बहुत समझदार आदमी है। हिब्रू में हम कहेंगे ट्रंप जो लो फ्रायर है। ट्रंप कोई बेवकूफ नहीं है। मैं याद दिलाता हूं, दशकों से उन्होंने बार बार कहा है कि आयतुल्लाहों से निपटने का एकमात्र तरीका ताकत है। उन्हें पता है कि इस धोखेबाज शासन से समझौता मुमकिन नहीं, क्योंकि वे हमेशा झूठ बोलते और बात घुमा देते हैं। असल में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते निरीक्षण वगैरह के साथ पहले कब कभी सफल हुए हैं। ईरान ने हमेशा धोखा दिया है और यह शासन भविष्य में भी हमेशा धोखा देगा, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप ने ओबामा के जेसीपीओए की आलोचना करते हुए स्वीकार किया था। तो मुझे साफ तौर पर कहने दीजिए, परमाणु हथियारों से लैस ईरान के खतरे को खत्म करने का एकमात्र तरीका है शासन परिवर्तन। ये आर्थिक तरीकों से किया जा सकता है, साथ ही ईरान में स्थानीय बलों को हथियार देना, उनकी सुरक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। ये इस घातक शासन को खत्म करने और लंबे समय से पीड़ित ईरानी जनता को उनके नापसंद नेताओं से आजाद कराने का अब तक का सबसे अच्छा मौका है। एक ऐसा शासन जिसे अब लगता है कि आईआरजीसी चला रहा है, जिसमें जनवरी के 2 काले दिनों में अपनी घिरी मिलिशिया भेजकर हजारों बहादुर ईरानी प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम किया, जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। एक ऐसा शासन जो जल्द ही इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। यहूदी लोगों और पूरे स्वतंत्र विश्व के लिए अन्य नरसंहारकारी और अस्तित्वगत खतरों की लंबी कतार के साथ साथ ईरानी तानाशाहों का हटना ट्रंप की विरासत को मजबूत करेगा और ईरानियों के प्रति उनकी दृढ़ता की सराहना होगी। एमओयू के बावजूद मुझे अब भी राष्ट्रपति पर भरोसा है। उन्होंने अचानक कुछ नाचीज ईरानियों के आगे अपनी बुद्धि और साहस नहीं गंवाए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के प्रसिद्ध चांद पर उतरने वाले कथन को उधार लेकर और थोड़ा बदल कर कहूं तो एमओयू मानवता की भलाई के लिए आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाने से पहले पीछे की ओर एक छोटा सा कदम है। ईश्वर राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप को आशीर्वाद दें।
ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे। ईश्वर इज़राइल और यहूदियों को आशीर्वाद दे। आम इज़राइल शायद